हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज मैं अल्टरनेटिंग करंट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके पहले वीडियो में हमने एल सर्किट और आर सर्किट, सी सर्किट पढ़ाए थे, ठीक है। और उसमें हमने आर सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ भी खींचा था, ठीक है। अब इसमें हमने ग्राफ खींचा है किसका, प्योर इंडक्टर के लिए और प्योर कैपेसिटर के लिए, ठीक है। यानी शुद्ध प्रेरक और शुद्ध संधारित्र के लिए ग्राफ खींचा है। तो देखो स्टूडेंट, जो शुद्ध प्रेरक होता है हमारा, प्योर इंडक्टर होता है, उसमें वोल्टेज का इक्वेशन तो हम लोग यही लेते हैं, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट का इक्वेशन आता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये कैसे डिराइव हुआ, ये इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाला हुआ है, डिराइव किया हुआ है, ठीक है। अब उसका हम लोग यहाँ ग्राफ खींच कर देखें स्टूडेंट, तो ग्राफ कैसे आता है इसका। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम दोनों में t इक्वल टू जीरो रख दें तो v की वैल्यू जीरो आ जाती, v यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें t की वैल्यू जीरो रखने पर ये माइनस का साइन पाई बाई टू आ जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू माइनस का 1 होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस आई नॉट से ग्राफ शुरू होगा, ठीक है। बाकी जैसे हमने रेजिस्टेंस वाले में आपको बताए हैं, वैसे ही आप टी की वैल्यू रख रख करके जीरो पर, टी बाई फोर पर, टी बाई टू पर, थ्री टी बाई फोर पर, टी पर, फाइव बाई फोर, फाइव टी बाई फोर पर, थ्री टी बाई टू पर, सेवन टी बाई फोर पर और टू टी पर दो साइकिल का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने प्योर इंडक्टर के लिए भी ग्राफ खींचा हुआ है। उसमें कैपेसिटर के लिए, प्योर कैपेसिटर यानी संधारित्र के लिए, तो संधारित्र का जो इक्वेशन आता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आता है। और इसमें करंट का जो इक्वेशन आता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आता है। इसमें अगर t की हम दोनों में वैल्यू जीरो रख दे तो v का जीरो हो जाएगा, यानी v जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन I क्या आ जाएगा, देखो अगर हम t को जीरो रख देंगे तो ओमेगा t जीरो हो जाएगा, साइन पाई बाई टू यानी 90 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आई नॉट से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब वहां से शुरू करना है, बाकी हम आपको वैल्यू बता देते हैं। वैल्यू आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए, और खुद निकाल करके टेबल और अपना जो है ग्राफ खुद खींचने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए t की वैल्यू हम ले रहे हैं, यहाँ आ रहा v नॉट, यहाँ आ रहा आई नॉट, ठीक है। तो t की वैल्यू हमने जीरो ले लिया तो ये भी जीरो हो गया, लेकिन ये हमारा आ गया माइनस का आई नॉट। आई की वैल्यू लेते हैं v और आई, ठीक है। ये आ गया माइनस आई नॉट आ गया, ठीक है। अब फिर हम t बाई फोर पर लेते हैं, किस पर लेते हैं, t बाई फोर पर। t बाई फोर पर ये v नॉट आता है, ये जीरो आ जाता है, ठीक है। फिर हम लेते हैं t बाई टू पर, t बाई टू पर, तो t बाई टू पर ये जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा आई नॉट, ठीक। फिर थ्री टी बाई फोर पर, थ्री टी बाई फोर पर ये आ जाएगा माइनस का वी नॉट आ जाएगा। इन्हीं इक्वेशंस में वैल्यू ये t की ये वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल आएगा जो। इसके पीछे वाले में कैसे निकालना वो भी हमने बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। ये फिर आ गया t पर आ गया हमारा, तो t पर हमारा जो निकल आया ये आ गया जीरो, और ये आ गया t पर माइनस का आई नॉट आ गया, ठीक है, माइनस का आई नॉट। ऐसे आप पूरा दो साइकिल के लिए इसका निकाल सकते हैं। वैसे इसका भी एक साइकिल के हम बना दे रहे हैं, दूसरा का आप खुद निकालिए। इधर t हुआ, इधर हुआ v और इधर हुआ i, ठीक है। जीरो हमने इसमें रख दिया, तो जीरो पर हमारा क्या आया, देखो दोनों में जीरो रख दिया तो v हमारा जीरो आ गया,
ठीक, लेकिन आई हमारा प्लस का आई नॉट आ गया। फिर हमने T/4 पर निकाला, ठीक, तो T/4 पर ये बी नॉट आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया। फिर हमने T/2 पर निकाला, ठीक, T/2 पर ये 0 आ गया। फिर और आई कितना आ जाएगा T/2 पर? T/2 देखे कहाँ है, T/2 पर ये आई की वैल्यू आई माइनस का आई ना, ठीक। फिर 3T/4 पर ये आ जाएगा माइनस का बी ना, ये 0 आ जाएगा। और टी पर जो आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा फिर आई नॉट आ जाएगा, ठीक है। एक साइकिल के लिए इन्हीं दोनों इक्वेशन से आप निकाल लेंगे, ठीक है। और ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान। देखो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमने रेजिस्टेंस में आपको बताया था, I = I0 sin ωt, ठीक है। और इसका जब हमने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ ऐसे आया हुआ था, ठीक है। इस ग्राफ में देखो स्टूडेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की साइकिल ऐसे हाफ साइकिल हुई, ठीक है। और इधर के यहाँ तक की साइकिल कितनी हुई है, भी हाफ साइकिल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ साइकिल में निगेटिव है। यानी अगर हम दोनों को इनको ऐड कर दें तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि हम पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू 0 लिखेंगे, लेकिन हाफ साइकिल के लिए इसकी जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं उसको हम लोग मीन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो फॉर हाफ साइकिल मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, इसको हम लोग लिखते हैं IM = ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय 1 टाइम यूज करते हैं T/2 हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए 0 से लेकर T/2 तक का टाइम है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से T/2 टाइम तक IDT लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये फार्मूला आप लर्न करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू हाफ साइकिल के लिए यही होती है, IM = 1/T/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to T/2 IDT, ठीक है, फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ AC, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इधर हमारा दिया हुआ है I की वैल्यू I0 sin ωt, तो हम I की जगह इसको प्लेस कर सकते हैं। तो IM = 2/T क्लोज्ड इंटीग्रेशन 0 to T, ठीक, T/2 I0 sin ωt dt हो गया। I की ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया है, I = I0 sin ωt। अब इसमें स्टूडेंट देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 और T की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, T = 2π/ω होता है। ये हो गया 2π नीचे हो गया, ओमेगा ऊपर हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट में भी वही अगर हम लिख दें तो 0 यहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2π/2 ओमेगा, और I0 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, I0 बाहर हो गया, sin ωt dt,
यहाँ पे हमने क्या लगाया स्टूडेंट, देखो सिंस t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा लगा दिया। ठीक है, इसको हमने t की जगह यूज कर दिया है। अब यहाँ 2 कैंसिल हो गया, यानी आई एम का फार्मूला यहाँ से आया ओमेगा अपान पाई आई नॉट ऊपर आ गया। ठीक, अब देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा माइनस का। ठीक है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस का लिखते हैं, और टी के साथ जो ओमेगा होता है उससे ये डिवाइड होता है। ठीक है, और लिमिट लिखे हैं यहाँ 0 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई पाई अपान ओमेगा हो गई लिमिट। अब हम क्या करें, देखो स्टूडेंट वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो आई एम इज इक्वल टू, यहाँ तो हमारा आ गया ओमेगा आई नॉट अपान पाई। ठीक है, पहले ऊपर वाली वैल्यू यहाँ रखिए, देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे तो कॉस आएगा, कॉस ओमेगा इंटू पाई अपान ओमेगा। ठीक, और फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos 0 हो जाएगा। t की वैल्यू जब रख देंगे तो cos 0 अपान ओमेगा हो जाएगा। इधर ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, cos पाई हो गया, cos पाई इज इक्वल टू -1 होता है, cos पाई इज इक्वल टू -1 होता है, यानी यहाँ से आ गया आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपान पाई आई नॉट आई इंटू आ गया, ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो यहाँ हो गया cos पाई वैल्यू -1 तो माइनस माइनस 1 हो जाएगी, प्लस का 1 हो गई, प्लस का 1 हो गई, बाई 2 हो गया, cos पाई हो गया, cos पाई मीन्स 180, 180 वैल्यू -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक, अपान ओमेगा हो गया, नीचे ओमेगा आ गया। ब्रैकेट ओपन करिए और देखिए क्या निकलेगा यहाँ से, आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपान पाई आई नॉट इंटू 2 अपान ओमेगा। इससे देखो ओमेगा से ओमेगा कट गया स्टूडेंट, आई एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 अपान पाई आई नॉट आ गया। ठीक है, और 2 अपान पाई को सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 0.637 आई नॉट। देखो स्टूडेंट, ये हमारा आई मीन का फार्मूला आया, 2 अपान पाई आई नॉट इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। ठीक है, अब ये हाफ साइकिल के लिए है आई एम हमारा। ठीक है, केवल हाफ साइकिल के लिए। तो फॉर अदर हाफ साइकिल आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, फॉर अदर हाफ साइकिल आई नॉट की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, नीचे की तरफ है तो इतना ही माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल आई एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपान पाई आई नॉट आ गई। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इतनी निकाल लिया आपने। अच्छा, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल क्या होगा,
अब सेकेंड हाफ साइकिल के लिए तो ग्राफ हमारा देखो ऐसे बना था, ऐसे ग्राफ बना था, तो इधर वाला ये पॉजिटिव वाला था, ये निगेटिव वाला हो जाएगा, ये नीचे है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आई एम डैश इसको हम लिख दें, आई एम डैश, ये आ जाएगा माइनस का 2/पाई आई नॉट। ठीक है, अब देखो फॉर कंप्लीट हाफ साइकिल, फुल साइकिल के लिए क्या आएगा, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल आई, ठीक है, एवरेज इसको लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एम आ जाएगा और प्लस आई एम डैश आ जाएगा, और ये कितना हो गया 2/पाई आई नॉट माइनस 2/पाई आई नॉट, और इज इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। ठीक है, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए 2/पाई आई नॉट होती है, अदर हाफ साइकिल के लिए माइनस 2/पाई आई नॉट होती है। ओके, देखो स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको वर्चुअल करंट मेजर्ड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको अभी बताया कि प्योर रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t होता है। इसका एक साइकिल का ग्राफ हमने बनाया हुआ है, तो अब अल्टरनेटिंग करंट इस ग्राफ पर हर पॉइंट पर अलग अलग है, जो है इसकी वैल्यू अलग अलग है, तो हमने, आप ज्यादा भी वैल्यू भी ले सकते हैं, कम भी वैल्यू ले सकते हैं, हमने 3 वैल्यू ऊपर लिखी है, 3 वैल्यू नीचे लिखी है। ठीक है, तो इसमें जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिफाइन होती है वो इस साइकिल, एक साइकिल में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके स्क्वायर का, मीन का स्क्वायर रूट होती है। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल में, ठीक है, सभी मानों के वर्गों के औसत का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ठीक है, यानी IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, I4 स्क्वायर, I5 स्क्वायर, I6 स्क्वायर, जितनी वैल्यू आप लेंगे उतने से ही डिवाइड करेंगे अपॉन 6, ये पूरा रूट में रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब अगर हम इसको इस फार्मूले से देखें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, अंडर रूट का इसको ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट का I स्क्वायर एवरेज। ठीक है, यानी ये दोनों I स्क्वायर का एवरेज लेने पर उसका जो रूट आएगा वो RMS वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, यानी मेजर्ड करंट होती है। वही वैल्यू हमारा जो अभी आप इसमें एमीटर लगाइए तो एमीटर जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो वैल्यू IRMS होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, IRMS वैल्यू जो डिफाइन होती है, इसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग पहले I स्क्वायर को निकाल लेते हैं एवरेज वैल्यू को और फिर इससे इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो I स्क्वायर वैल्यू जो है, I की एवरेज वैल्यू I स्क्वायर बार इज इक्वल टू, ठीक,
कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल कहाँ से आएगी, 0 से लेकर t तक आएगी। तो 1/t इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 1/t। फिर इंटीग्रेशन लगा देते हैं 0 से t तक। फिर i स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लिखते हैं, dt लिखते हैं, ठीक है। यानी इसको अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे इसको निकालेंगे जो है, ठीक है। यानी ये हो गया, ये हमारा लिखा जाएगा IRMS स्क्वायर 1/t। t की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो t को हम लोग 2π/ω लिखते हैं। तो नीचे आ जाएगा 2π और ऊपर आ जाएगा ओमेगा। इंटीग्रेशन में आ जाएगा 0। फिर t की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 2π/ω रख देंगे, ठीक, 2π/ω। अब ये हो गया, i की वैल्यू होती है I0 sin ω t और इसका हो गया स्क्वायर, ठीक। इसके ऊपर एवरेज लगा, dt पड़ा हुआ। इसको हम और आगे कर सकते हैं स्टूडेंट, ω/2π, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट I0 स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। I0 स्क्वायर बाहर आ गया हमारा, I0 स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक। इंटीग्रेशन में हमारा बचा 0 2π/ω साइन स्क्वायर ω t, इसकी एवरेज वैल्यू dt, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ω t की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये IRMS स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है, ठीक है। साइन स्क्वायर ω t की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका 1/2 हम बाहर निकाल लेंगे। इक्वल टू आ जाएगा ω/2π I0 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, 1/2 का ये 2 नीचे लिखा हुआ है। अब ये हो गया क्लोज, हमारा इंटीग्रेशन हो गया 0 to 2π/ω dt हो गया। अब dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो आप जानते ही हैं, t की जगह 2π/ω रख देंगे हम, ठीक है। t की जगह 2π/ω रख देंगे, तो क्या निकल आएगा, देखिए ω/2π I0 स्क्वायर 2 dt का इंटीग्रेशन t होता है, और ऊपर हो गया 0 to 2π/ω, ठीक। यानी ये हमारा निकल के आया IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आ गया ω/2π I0 स्क्वायर 2 इंटू, यहाँ देखो स्टूडेंट ऊपर वाली पहले लिमिट रखते हैं तो 2π/ω और नीचे वाले लिखेंगे -0, ये आ जाएगा 2π/ω -0, तो 0 बेकार है, 2π/ω बाहर आएगा, ये भी कट जाएगा। तो इससे IRMS स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2π/ω कट गया, ये 2π कट गया, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक। ये ω से ω कट गया, 2π से 2π कट गया, ठीक है। अब यहाँ आ गया I0 स्क्वायर 2 I0 स्क्वायर 2, ठीक है। यानी यहाँ निकल आया हमारा IRMS इज इक्वल टू IRMS, तो इसको रूट में करेंगे तो I0 का रूट में आ जाएगा, तो I0 आ जाएगा अपॉन √2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम पोटेंशियल का निकाले, यहाँ से हम V इक्वल टू V0 साइन ω t लगा कर निकाले, तो पोटेंशियल का आ जाएगा, वोल्टेज का आ जाएगा V इक्वल टू
वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप उसका भी निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू रख के इसी तरह आपको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे एल आर सर्किट। ठीक है, इसमें एल मीन्स इंडक्टर और आर मीन्स रजिस्टर, दोनों है, यानी प्रतिरोध भी है और प्रेरक भी है। इसको हम लोग प्रेरक कहते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों है तो हमने पीछे आपको बताया है स्टूडेंट की जो प्योर इंडक्टर होता है, प्योर इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच फेज 90 डिग्री होता है, π/2 होता है। ठीक है, और इसमें वोल्टेज लीडिंग में होता है और करंट लैगिंग में होती है, यानी वोल्टेज अग्रगामी होता है और करंट पश्चगामी होती है। तो जो वोल्टेज के लिए हम लोग 90 डिग्री पर वोल्टेज को ऐसे ऊपर करंट से लगा देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे क्या होता है, हमने बताया था कि आई और आर दोनों सेम फेज में होते हैं। तो जब रेजिस्टेंस पर आई और आर दोनों सेम फेज हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है, वोल्टेज का ज्यादा कुछ होता है, तो हमने ऐसे बना दिया सेम फेज वाले में। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट देखें तो ये रिजल्टेंट हमारा इससे डिनोटेड है, इस लाइन से डायगोनल से। ठीक है, और ये हमारा रिजल्टेंट कौन वोल्टेज है, जो वोल्टेज अप्लाइज वोल्टेज है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अच्छा अगर हम इस देखें फेजर डायग्राम से, जो हमें इसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं, इस फेजर डायग्राम में VL V और R के बीच रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर और प्लस VL स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, अगर इनमें करंट आई है, सीरीज है, जो है सीरीज सर्किट ही, सीरीज लगा है, केवल पैरेलल की बात हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, ये एलआर सीरीज सर्किट है जो है, इसको सीरीज सर्किट, सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, केवल सीरीज की बात होगी इसमें, एलआर सीरीज। ठीक है, अब इस पे हम अगर ऐसे लिख दें इसको स्टूडेंट, देखिए क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर हो गया, उसका स्क्वायर। इसमें क्या होता है, इंडक्टर में एक्सएल होता है, तो आई एक्सएल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन कर दें और आई स्क्वायर कॉमन ले लें हम, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, वी स्क्वायर वी अपॉन आई स्क्वायर, आई को इधर कर देते हैं तो ये आ जाएगा वी अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, वी अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा V अपॉन आई है, वोल्टेज अपॉन करंट है, ये केवल रेजिस्टेंस के लिए तो है नहीं, इसमें इंडक्टेंस का भी फंक्शन है। ठीक है, L लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब ये जो V अपॉन आई है ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड हो गया, जो है इसमें एक्सएल आ गया, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल हमने बताया था। तो इसका कुछ अलग नाम देते हैं, उसका नाम हम लोग देते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये V अपॉन आई इज नोन एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, तो V अपॉन आई को जेड लिखते हैं।
ठीक है, इम्पीडेंस जेड इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब जेड इसको अगर हम लिख देंगे तो जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इससे निकल के क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आ गया। ठीक, यानी जेड का जो हमारा फार्मूला आ गया, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें एक्सएल को ओमेगा एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जेड का, इसका वी का वन फार्मूला हमारा हुआ जो आपको आना चाहिए। फिर ये हमारा v अपॉन आई जेड हो गया, तो जेड के फॉर्म में ये फार्मूला आना चाहिए, 2 हो गया। अगर हम इसको लिख दें, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को रिपीट हटा के ओमेगा एल लिख सकते हैं, तब ये ऐसे लिखा जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ओमेगा एल को हम लोग 2 पाई एफ एल भी लिखते हैं, तो जेड का एक और फार्मूला लिख सकते हैं, आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई एफ एल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब जेड के फार्मूले बन रहे हैं ये। ठीक है, जेड का एक फार्मूला एक यहाँ बन गया, ऐसे एक यहाँ जेड का फार्मूला बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। आप देखो स्टूडेंट, इफ फेज डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो इफ फेज डिफरेंस अब इसमें जब केवल इंडक्टर होता फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता, लेकिन अब इसमें केवल इंडक्टर तो नहीं है, फेज तो हमारा ये आएगा फाई, ये फेज हमारा निकलेगा ये। ठीक है, तो इफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट इज फाई। ठीक है, ये फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के लिए फाई है, तो यहां से हम देखें तो tan फाई क्या निकलेगा, जब tan फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर आएगा, वी एल अपॉन वी आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐसे लिख दें स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां देखिए tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एल को हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एल लिख सकते हैं, और वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। ठीक, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर बन जाएगा। एक्स एल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल अपॉन आर हो जाएगा। अब ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, tan फाई का। आप फाई निकालना है तो tan इनवर्स लगा के खुद अपना निकालिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको tan फाई की जगह फाई निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे आर, ये इक्वेशन नंबर हमारा 5 हुआ। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स करके ऐसे निकाल लेंगे, एक्स एल अपॉन आर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 6 इक्वेशन है। ये सब फार्मूले हैं जितने बन रहे हैं, ये सब फार्मूले बन रहे हैं अल्टरनेटिंग करेंगे। अब देखो इसमें स्टूडेंट एक और पॉइंट छूट रहा है, वो है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इस सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है, जो भी यहाँ फेज एंगल होगा उसका cos फाई होता है। तो पावर फैक्टर यहाँ हम लोग लिखते हैं cos फाई। ठीक है,
इसी को पावर फैक्टर कहेंगे, cos फाई को पावर फैक्टर कहेंगे। तो cos फाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, वी आर अपॉन वी निकलेगा, वी आर अपॉन वी। इसको आप लिख सकते हैं आई आर अपॉन आई जेड लिख सकते हैं, ठीक है। v की वैल्यू आई जेड लिखते हैं, आई से आई कैंसिल हो गया, cos फाई इज इक्वल टू आ गया r अपॉन जेड, ठीक है। अब जेड की वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं तो ये भी रख के फार्मूले में बना सकते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे आरसी सर्किट। आर का मतलब रेजिस्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटर, ठीक है, यानी प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस पर करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो हमने ये करंट और वोल्टेज का यही फेज लिया हुआ आई और बी आर एक लाइन पर हमने बना दिया है। लेकिन कैपेसिटर पर क्या होता है कि करंट जो होती है वो 90 डिग्री लीडिंग होती है वोल्टेज से, यानी वोल्टेज क्या हुआ 90 डिग्री लैगिंग पर है करंट से, तो 90 डिग्री हमने नीचे कर दिया वोल्टेज को, तो ये हमारा वीसी हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वही हमारा वोल्टेज भी आएगा, ये भी हमारा अप्लाइड वोल्टेज होता है, क्योंकि वही सोर्स है, वही सोर्स है, उसी से वोल्टेज पहुंचता है, इसी को स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें भी पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, तो पाइथागोरस अगर यूज करेंगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज का क्या फार्मूला बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर और प्लस वी सी स्क्वायर बन जाएगा। इसमें भी पिछले वाले की तरह जैसे उधर हम लोग कर रहे थे, वीसी को वी आर को आई आर का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक, और प्लस वीसी को हम लोग लिख देते हैं आई एक्स सी, इसमें होता है, ठीक, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों में आई कॉमन ले लेंगे तो आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक। अब यहां से फिर हम ऐसे बना दें, आई को इस साइड में करेंगे तो बी अपान आई बनेगा, तो बी अपान आई हुआ, बी अपान आई का होल स्क्वायर बना, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, v अपॉन आई को इसमें भी जेड कहते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू जेड, इम्पीडेंस हो जाएगा, ठीक है। जेड क्या है, इम्पीडेंस हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ जेड लिख दें तो इससे हमारा जो फार्मूला बना वो क्या बना, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर बना, यानी जेड का हम यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट कि एक्स सी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, और जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस 1 अपान ओमेगा सी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी जेड हुआ, ठीक। जेड का और हम लोग क्या फार्मूला लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस 1 अपान 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, इसका स्क्वायर, ये भी जेड का फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमारे फार्मूले कौन हुए, पहला ये फार्मूला हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, ये हमारे सब जेड के फार्मूले हुए, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ सपोज कर लें
कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल फाई है ये। ठीक, तो अगर फेज एंगल फाई है हमारा, तो हम यहाँ भी tan फाई लगा सकते हैं। फॉर फेज एंगल फाई, फेज डिफरेंस इसको लिखते हैं, फॉर फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू वी सी अपॉन वी आर हो जाएगा, वी सी अपॉन वी आर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, देखो ऐसे स्टूडेंट। ठीक है, tan फाई इक्वल टू वीसी की वैल्यू क्या लिखते हैं, वीसी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं आई एक्स सी, और इसको लिखते हैं आई आर। तो आई से आई कैंसिल हो गया, tan फाई इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर आ गया। ठीक, ये हमारा दूसरा है, ये चौथा पांचवा इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम केवल फाई लिखना चाहें, तो इसको हम फाई को ऐसे लिखते हैं, tan इनवर्स लगाकर लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर लिखते हैं। ठीक है, तो जब आपको फाई निकालना हो पहले एक्स सी निकालिए, और आर वहां दिया ही रहेगा, दोनों tan फाई निकाल लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर का हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है वो तो हमने आपको बताया, cos फाई होती है। ठीक है, तो cos फाई अगर निकालना है तो cos फाई की वैल्यू वहां से डायग्राम से देखिए, फेजर डायग्राम से क्या निकलेगा, cos फाई इक्वल टू वी आर अपॉन वी आ जाएगा, वी आर अपॉन वी आ जाएगा। ठीक है, और वी आर को हम लोग सीरीज है तो आई आर लिख सकते हैं, और बी को आई जेड लिखते हैं। ठीक है, ये जेड आ गया ना, देखो यहाँ से देखो, v इक्वल टू आई जेड है, इसी में लिखा है यहाँ v इक्वल टू आई जेड, आई से आई कैंसिल हो गया, cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड हो गया। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग पावर फैक्टर cos फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं।